हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। तो चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी से जुड़िए सभी लोग। चलिए देखते हैं आज क्या देखने वाले हैं। आज देखने वाले हैं हम लोग सेट नंबर 7वां है। सेट नंबर 7 है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और हर रात जो है हम लोग 9 बजे जुड़ते हैं, जिसमें से फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं और बायो के क्वेश्चन होते हैं। आपको तीनों फिजिक्स से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे और बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन होता है 25 और यह क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, जो एमसीक्यू होता है उस रूप में होता है। आपको आंसर करना होता है और कुछ आंसर्स के डिस्कशंस भी देखने होते हैं और इसको आप लोग बनाइए। और जो इसमें क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के टोटल मिला के जो क्वेश्चंस होंगे वे आरआरसी जो ग्रुप डी है, जो आरआरसी ग्रुप डी है उसके द्वारा, जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर्स 2018 में क्वेश्चन हुए हैं उसका है। तो एक बार हम लोग स्टार्ट करने से पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए और बाकी लोगों को जोड़िए जल्दी से। बाकी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और उसके बाद क्या करते हैं, इसका डिस्कशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी लोग को जुड़ने देते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाएगा। तो जल्दी से जुड़िए सभी लोग। 9 बजे का सेशन होता है तो 9 बजे तक आप लोग जुड़ जाइए। जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। 1 मिनट वेट कर लिया जाए सभी का। बाकी ग्रुप में जितने भी लोग हैं शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। सेट नंबर 7 के लिए जुड़े सब लोग। चलिए, अगर आज क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक होगा, क्वेश्चंस भी ठीक है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो कि आपको भास्ट लगेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि इजी लेवल के भी लगेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मॉडरेट लेवल के हैं। यानी कि क्वेश्चंस मिश्रण के रूप में है, मतलब कि इजी भी है, हार्ड भी है और मॉडरेट भी है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को डाला गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जुड़िए सब लोग। चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। पहला क्वेश्चंस को देखिए सभी लोग कि आपको बताना है कि भार का एसआई इकाई किसके इकाई के बराबर में होता है। आपको बताना है कि जो भार होता है उसका जो एसआई इकाई होता है किसके एसआई इकाई के बराबर होता है, मतलब किसका मात्रक बराबर होता है। आवेग के, त्वरण के, द्रव्यमान के या बल के। सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से, सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से कि भार का एसआई इकाई किसके बराबर होता है, आवेग के, त्वरण के, द्रव्यमान के या बल के। सभी लोग जुड़िए जल्दी, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए इसका आंसर कीजिए। अच्छा, आपको पूछा है ना कि भार जो है इसका इकाई, जो एसआई इकाई है किसके एसआई इकाई के बराबर है। अच्छा, आवेग के एसआई मात्रक और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, बराबर होता है। और बल का एसआई इकाई और भार का जो एसआई इकाई है क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि बल का भी एसआई इकाई न्यूटन और भार का भी एसआई इकाई न्यूटन होता है। अगर संवेग का बात करता तो संवेग आपको पता है कि P बराबर mv होता है, तो m तो होता है kg और v होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो कहेंगे kg मीटर पर सेकेंड जो है संवेग का एसआई इकाई होता है। वहीं त्वरण की बात कहा जाए तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो kg होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है। तो ये आपसे पूछा किसका इकाई बराबर होता है, तो आवेग का, संवेग का, बल का, भार का। और एक बार और बताए थे कि जो दूरी होता है, दूरी बराबर होता है विस्थापन के, मतलब कि दूरी और विस्थापन का एसआई इकाई कार्य और ऊर्जा का, कार्य और
ऊर्जा का, संवेग और आवेग का, बल और भार का, इन सब का जो है क्या होता है, एसआई इकाई अपने में समान होता है। दूरी और विस्थापन का एसआई इकाई क्या होता है, तो मीटर होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई जूल होता है। और एक और होता है वेग और चाल का, वेग और चाल का, वेग का भी मीटर पर सेकेंड होता है और चाल का भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपसे पूछा था भार का एसआई इकाई किसके बराबर है, तो भार का एसआई इकाई बल के बराबर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सभी लोग जल्दी से जुड़िए, पढ़िए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि एक हवाई जहाज है 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उसका कार्य 2000 जूल होता है, तो कार्य पर कितना बल किया गया, कितना बल लगाया गया था? 5 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, 50 न्यूटन या 10 न्यूटन? बताइए, जल्दी से बताइए, कितना बल ज्ञात कीजिए, बल कितना लगा। बहुत लेट से लोग जुड़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से। क्या दिया है आपका? दिया है कि जहाज जो है 400 मीटर की दूरी तय करता है और उसका कार्य कितना हो जाता है, 20,000 जूल हो जाता है। 4000 मीटर की दूरी तय करता है और 20,000 जूल कार्य करता है, तो आपसे बल बताना है। अच्छा, आपको पता है कि जो कार्य होता है, कार्य यानी कि जो W होता है एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका थीटा, तो कॉस थीटा का मान नहीं दिया गया, उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। और आपसे पूछा है तो दिया क्या है, जो दिया उसको भर दीजिए। कार्य दे दिया है, कार्य कितना है आपका, तो कार्य कर रहा है कि आपका है 20,000, तो 20,000 रख लीजिए। और बल पूछ रहा है तो बल को तो छोड़ दीजिए उसी प्रकार। और कितना विस्थापित हो रहा है, तो 4000 मीटर हो रहा है। तो 3 0 से 3 0 कटाइए और 4 से 5 बार में जाएगा, तो F बराबर कितना आ गया, 5। तो कहेंगे कि F बराबर 5 न्यूटन है, यानी कि कितना बल कार्य कर रहा था, तो 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था, क्योंकि आपको ऊर्जा, कार्य का ऊर्जा दे दिया था और विस्थापन दे दिया था और आंसर क्या करना था, बल को निकाल लेना था। तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अगर गति करती हुई कोई कार है, उसके विपरीत दिशा से आती हवा को सामना करती है, तो कार पे हवा के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, अपरिमित होगा या धनात्मक होगा? बताइए, आंसर कीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्या होगा, ऋणात्मक, शून्य या धनात्मक? अब देखिए, आपसे कह रहा है कि अगर एक कार गति कर रही है, मतलब कि जो कार है वह कार्य क्या कर रही है, गति कर रही है। एक कोई कार है और कार्य गति कर रही है इधर, ठीक है, और उसके विपरीत दिशा में हवा क्या कर रही है, सामना कर रही है। हवा इसके विपरीत दिशा में सामना कर रही है, तो कार पे हवा के द्वारा जो किया गया कार्य है वह क्या होगा? जो हवा के द्वारा कार्य कितना किया जाएगा? अच्छा, जो हवा कार्य कर रहा है और कार्य इधर चल रहा है, मतलब कि हवा और कार्य के बीच की एंगल कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि हम इधर जा रहे हैं और यह इधर जा रहा है, तो हवा और कार्य के बीच का एंगल क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। और आपको पता है कि कार्य का होता है कि W जो होता है एफ कॉस थीटा होता है। बल लगा रहा है, विस्थापित इसका इधर हो रहा है, एंगल कितना है, 180 है। और आपको पता है कि जब एफ कॉस थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है, तो कॉस 180 का मान माइनस में आता है या ऋणात्मक में आता है। तो जब कॉस 180 का मान ऋणात्मक में आएगा तो कहेंगे कि यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक तो आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं, क्योंकि यह हवा कार चल रहा है इधर और हवा कार्य कर रहा है इधर, और इसका एंगल 180 डिग्री है। जब किसी का एंगल 180 डिग्री होगा, यानी कार्य करने की दिशा का जो एंगल 180 डिग्री होता है, तो वह क्या हो जाता है, कार्य उसका ऋणात्मक होता है। तो क्योंकि विस्थापित हो रहा है, कार्य विस्थापित हो रहा है इधर और का हवा लगा रहा है बल इधर, और एंगल भी उसका क्या है, 180 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा।
आंसर कीजिए अगले क्वेश्चन का। गति का दूसरा नियम संबंधित है दाब से, जड़त्व से, संवेग से या थ्रस्ट या धक्का से। बताइए गति का जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दाब से, जड़त्व से, थ्रस्ट से या संवेग से? चलिए आंसर कीजिए। देखिए अगर इसके आंसर की अगर बात कहा जाए कि जो 4 नंबर है इसका आंसर क्या होगा, तो जो गति का दूसरा नियम है यह मुख्यतः संवेग से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा संवेग। अच्छा इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए संवेग कहता है जो दूसरा नियम गति का है वह क्या कहता है? कहता है कि गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का जो संवेग में आया बदलाव है, किसी वस्तु का जो संवेग में आया बदलाव होता है उस पे आरोपित बल के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। वे क्या होते हैं कि उसके, जैसे कि सुनिए कह रहा है कि अगर मानते हैं कि एक कार का संवेग जो है mu है और इस पे बल लगाकर इसका संवेग जो है mv कर दिया जाता है, तो कहता है कि जो इस पे बल कार्य कर रहे हैं इसके समानुपाती होते हैं। फिर से समझिए, कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में जो आया बदलाव है, मतलब कि mu से mv होने में जो इसका संवेग है, मतलब कि पहले इसका संवेग mu था और इसका संवेग अब हो गया mv। तो कहता है कि जो संवेग में बदलाव होता है, किसी भी वस्तु का संवेग में जो बदलाव होता है वह बल के समानुपाती होता है। मतलब कि हम जितना बल लगाएंगे उसका संवेग में उतना ही क्या होता जाएगा? परिवर्तन होता जाएगा। तो यहाँ से आपका निकलता है कि जो संवेग, जो बल होता है वह समानुपाती होता है किसके? संवेग के। किसके? संवेग में परिवर्तन के। तो जो संवेग में परिवर्तन होता है उसके समानुपाती होता है। इसीलिए एक सूत्र निकल के आता है, जैसे कि पहले कार जो है mu से चल रहा था और उसके बाद यह क्या mv से चलने लगा। कब? जब उस पर F बल कार्य करने लगा तब। तो वही बोला कि किसी वस्तु के जो संवेग में परिवर्तन होता है उसके बल के समानुपाती होता है। उसके बल के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। और इसी से सूत्र निकल के कैसे आता है? देखिए तो जो F होता है, मान लीजिए कि पहले उसका क्या था? mu था, बाद में mv था। तो हम क्या करते हैं कि अंतिम में उसका संवेग mu और प्रारंभिक में उसका क्या था? अरे सॉरी, अंतिम में mv और प्रारंभिक में mu था। mu से mv होने में कुछ समय लगा होगा, तो कहिएगा कि जी हाँ। तो जब समय लगा है तो देखिए दोनों में m कॉमन है क्योंकि द्रव्यमान दोनों का सेम है, तो द्रव्यमान को कॉमन ले लीजिए। पहले u वेग से चलता था, अब बल लगाने के कारण उसमें v वेग आ गया, तो कहेंगे कि v माइनस u, क्योंकि कॉमन लेंगे तो v और u बच जाएगा और नीचे t है तो t। तो क्या हम m गुणे v माइनस u बाई टी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा है, और v माइनस u बाई टी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि f जो है m तो उसी तरह, और v माइनस u किसका सूत्र होता है? a का, तो यहीं से जो होता है निकल के आता है। तो आपसे पूछता है कि न्यूटन्स का दूसरा नियम से क्या मिलता है? तो बल का व्यंजक मिलता है। किसका क्या मिलता है? तो बल का व्यंजक या बल का सूत्र मिलता है, जबकि पहले नियम से बल की परिभाषा मिलता है। कैसे मिलता है? तो आपने निकाल लिया कि पहले mu संवेग से चल रहा था, अब mv से चल रहा है। इन दोनों के होने में कुछ समय लगा होगा, तो वे जो है यहाँ से निकल के आता है। तो मुख्यतः आपसे पूछा कि जो दूसरा है इसमें किसकी चर्चा हो रही है? तो संवेग की। तो आपसे तो पूछा है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो संवेग से संबंधित है, क्योंकि आपसे बोला जाता है कि जो संवेग में परिवर्तन होता है उसके बल के समानुपाती होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
पहला से जड़त्व का, दूसरा से संवेग का मिलता है। अगले आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर कि बताइए, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि डॉट 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 का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति के वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसके प्रारंभिक स्थिति से इसकी अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? दूरी का, चाल, दूरी और चाल का, वेग और चाल का, दूरी और विस्थापन का, विस्थापन और वेग का। आंसर कीजिए 5वां नंबर का। किसका उपयोग वस्तु के समग्र गति को वर्णन करने में किया जाता है? आंसर कीजिए। दूरी और चाल, वेग और चाल, दूरी और विस्थापन। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। दूरी, चाल, वेग, चाल, दूरी, विस्थापन। और लोग को शेयर कीजिए, जोड़िए जल्दी से, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। आज जो जुड़ रहे हैं लास्ट, शुरू से लास्ट तक देख भी नहीं रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी। चलिए आंसर की अगर बात कहा जाए कि इसकी आंसर क्या होगी, तो इसका आंसर होगा दूरी और विस्थापन। समझ लेते हैं कैसे होगा। आपसे पूछा कि दूरी और विस्थापन को रख लीजिए। दूरी का या विस्थापन का उपयोग करके आप क्या करते हैं कि समग्र गति का वर्णन करने में, क्योंकि आपको टोटली दूरी या विस्थापन पता होगा, समय से उसको डिवाइड करेंगे तो उसका गति क्या होगा, इसको हम क्या बता सकते हैं। और किसी खास समय में, ठीक है, किसी दिए गए समय में उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को पता लगाने में भी चलता है दूरी और विस्थापन से। क्योंकि प्रारंभिक स्थान पे P से Q हो गया तो कहेंगे कि अंतिम प्रारंभिक स्थान से Q स्थान तक जाने पर, यानी कि P से Q स्थान जाने पर उसके लिए भी दूरी। और अगर हमें P से Q के बीच गति भी निकालना होता तब पर भी दूरी और विस्थापन की आवश्यकता होता, या तो दूरी की या तो विस्थापन की। यही पूछा था कि किसका उपयोग एक वस्तु के समग्र गति को वर्णन करने में तथा दिए गए समय में इसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को पता लगाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर कीजिए कि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति है में एक वक्र पथ पर गति कर रही है तो बताइए कि यह कैसा गति है। सरल रेखीय गति है, सरल आवर्तित गति है, आवर्तित गति है, वक्र रेखीय गति है। बताइए कैसी गति है। आंसर कीजिए 6ठा का। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में है और एक वक्र पथ पे गति कर रही है तो इसका गति होगा वक्राकार रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल आवर्तित गति या आवर्तित गति। अगर इसका आंसर्स की बात कहा जाए तो इसका आंसर्स होगा डी नंबर, वक्राकार रेखीय गति। क्योंकि कोई पिंड रूपांतरित गति है, मतलब कि इसकी गति रूपांतरित हो रही है और वो पथ कैसा चुन रहा है, वक्राकार पथ पर गति कर रही है, तो जो उसका रेखा होगा वक्र रेखा होगा, इसलिए कहेंगे इसका क्या होगा, वक्राकार रेखा। सरल रेखीय गति होता तो सिंपल रूप से यहाँ से चलता और एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में चलता, उसको सरल रेखीय गति। सरल आवर्तित गति मतलब कि एक सरल आवर्त गति में चलता लेकिन एक निश्चित समय के बाद क्या होता रहता, आवर्तित होता रहता, दोहराता। आवर्तित गति मतलब कि क्या होता, एक निश्चित समय के बाद उसको दोहराना होता है। और वक्राकार रेखीय गति जैसे कि आप किसी वस्तु को, जैसे कि आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर क्या होता है, ऐसे 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 लहराते जाता है, तो वह कैसा रेखा करता है, वक्राकार रेखा चलता है। तो आपसे पूछा कि कोई पिंड रूपांतरित गति के साथ वक्र पथ पे चल रही है तो कहेंगे कि वक्र रेखीय गति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर कि आपको 10 kg का कोई वस्तु दे दिया है, ठीक है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, आप बताइए कि भार क्या होगा, भार बताना है। तो भार बराबर क्या होता है बताइए, आंसर कीजिए 7 नंबर का।
आंसर कीजिए 7 का। 10 न्यूटन, 10 केजी, 98 केजी या 98 न्यूटन। तो पहले आपको तो यही पता होना चाहिए कि भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन, और भार पूछा है, इसका मतलब यह आंसर नहीं हो सकता है और यह भी आंसर नहीं हो सकता है। अब रहा बात न्यूटन है, 10 न्यूटन होगा या 98 न्यूटन होगा। अब आपको इसके लिए जानना होगा कि जो भार होता है उसका सूत्र होता है mg, मतलब वेट इक्वल टू mg, मतलब कि m आपका कितना है, 10 है, और आपका g का मान दे दिया है 9.8। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 98, और यह भार है इसलिए क्या होगा, 98 न्यूटन होगा। यहाँ पे 98 केजी भी दिया था, केजी नहीं, केजी द्रव्यमान पूछता तब, लेकिन आपको यहाँ भार पूछा है तो भार के लिए क्या होगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है एकदम कि निश्चित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किसने किया था। जो निश्चित अनुपात का नियम है इसको किसने प्रतिपादित किया था। डाल्टन साहब, मेंडलीफ ने, जोसेफ प्राउस्ट और मेडल ब्राउट। बताइए आंसर 8वां नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से, 8 का आंसर कीजिए। निश्चित अनुपात के नियम को किसने दिया था, बताइए। अगर निश्चित अनुपात के नियम की बात कहा जाए तो निश्चित अनुपात के नियम को प्रतिपादित जिसने किया था वह थे जोसेफ प्राउस्ट साहब, क्योंकि डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे, जॉन डाल्टन के जो थे परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन पे थे। कल ही बताए थे कि जो डाल्टन साहब थे, डाल्टन साहब का जो परमाणु सिद्धांत था, परमाणु सिद्धांत किस पे आधारित था, तो रासायनिक संयोजन पे आधारित था। और रासायनिक संयोजन किस पे आधारित था, तो निश्चित रासायनिक संयोजन मुख्यतः दो रूप होते हैं, दो प्रयोग किया गया। एक होता है निश्चित अनुपात का नियम, दूसरा होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब पूछता है कि जो निश्चित अनुपात के नियम को किसने दिया था, तो प्राउस्ट साहब ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन को बताइए, क्या करना है, 9 नंबर क्वेश्चन को बताइए कि तंत्र तरल पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिसंचरण को कहते हैं। जो तंत्र स्थान है उसके तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण को क्या कहते हैं, संवहनीय संबंध, तंत्रिका संबंध, उत्सर्जन संबंध या श्वसन संबंध। बताइए क्या कहते हैं। संवहन, तंत्रिका तंत्र, कोई संवहनीय संबंध, पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन या श्वसन। 9 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। नौ नंबर का आंसर कीजिए। चलिए, अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो जो संवहनीय संबंध होता है, जो संवहनीय संबंध होता है वे तंत्र जो होता है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, इसको समझिए। अच्छा, ऊष्मा के संचरण के लिए, ऊष्मा के संचरण के लिए जो ऊष्मा है, ऊष्मा के संचरण के लिए 3 माध्यम होता है। एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन और तीसरा होता है विकिरण। ठीक है, यानी कि ऊष्मा को संचरित होने के लिए 3 माध्यम की आवश्यकता, यानी ऊष्मा का संचरण 3 माध्यम से होता है, चालन से, संवहन से, विकिरण से। चालन को कंडक्शंस, कन्वेक्शन संवहन को, और विकिरण जो होता है वो किसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं रेडिएशंस। तो यह जो ऊष्मा का संचरण है वह 3 टाइप से होता है,
चालन से, संवहन से और किससे, विकिरण से। चालन में जो संवहन होता है, चालन का जो संवहन होता है, चालन में संवहन जो ऊष्मा का होता है, यह अपने अणु को एक स्थान से बिना भेजे, मतलब इसके अणु यहाँ से, देखिए यह जो व्यक्ति हैंडल को पकड़े हुए है, जो ठोस वस्तु जो लोहा है, यहाँ पे गर्म नहीं है लेकिन यहाँ पे गर्म है, क्योंकि हीट यहाँ से मिल रही है और गर्म धीरे धीरे यहाँ से होता चला जा रहा है। लेकिन अणु, क्या इसके अणु उठकर यहाँ आए, तो कहेंगे कि नहीं। क्या इसके अणु यहाँ से उठकर यहाँ आ रहे हैं, तो यह ऊष्मा का संचरण अणु के विन स्थानांतरण के क्या होता है, प्रवाहित करता है। तो कहा जाता है चालन कि जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणु के गति के होता है, उसको हम क्या कहते हैं, चालन। तो पूछता है कि किस ऊष्मा के संचरण में अणु के संचरण के बिना ही ऊष्मा का चालन होता है, तो वे होता है चालन में, तो उसमें चालन में। जबकि संवहन में, देखिए संवहन जो है, यहाँ से गैस जो द्रव है गर्म होके हल्का होके ऊपर उठता है, मतलब कि यह अणु जो है उठ के ऊपर आ रहे हैं, ये अणु क्या कर रहे हैं, उठ के ऊपर आ रहे हैं। तो कहेंगे कि जो संवहन होता है, इसमें ऊष्मा का संचरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान उसके अणु के संचरण के माध्यम से होता है, मतलब कि इसमें ऊष्मा के संचरण के लिए इनके अणु जिम्मेवार होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठकर जाते हैं। जबकि चालन में ऐसा नहीं होता है। और विकिरण की बात कहा जाए तो विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, नहीं उसके अणु एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, नहीं किसी को वह ऊर्जा स्थानांतरित करता है, वे डायरेक्ट हीट करता है। तो पूछता है चालन किस में होता है, तो चालन होता है ठोस में। चालन जो ऊष्मा संचरण, चालन की गति किसमें, ठोस में। संवहन में द्रव और गैस का, पूछे कि द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, संवहन से। और विकिरण, जैसे कि पूछता है कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी को गर्म करने की जो करता है वह किससे करता है, ऊष्मा के किस संचरण विधि से, तो वह विकिरण विधि से करता है। कभी कभी पूछता है कि बताइए कि किसका विकिरण जो संचरण दर है सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक संचरण जिसमें तेजी से चलता है वह होता है रेडिएशन, विकिरण में। उसके बाद होता है संवहन और में। तो अगर इसको लिखिएगा तो विकिरण में, विकिरण का जो विकिरण है इसमें संवहन संचरण का दर सबसे अधिक, उसके बाद होता है संवहन में और उसके बाद होता है चालन में। तो इन सब में क्या होता है, क्रम चलता है, विकिरण में, संवहन में, उसके बाद चालन में, ऐसे चलता है। तो ये क्या है, हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था कि जो तरल संवहनीय होता है, जो तरल होता है, जो तंत्र तरल पदार्थ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहनीय के संबंध से जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन को बढ़िए। 10वां नंबर क्या है, आपसे बताना है कि ऑक्सीजन की 1 ग्राम जो आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, क्या है, 32 ग्राम है। तो बताइए कि ऑक्सीजन में क्या होंगे, 32 ग्राम है और उसका घनत्व दे दिया इतना, तो ऑक्सीजन के आणविक आयतन कितने होंगे आपको बताना है कि इसके आणविक आयतन कितना होगा, इसका आणविक आयतन कितना होगा बताइए। जब 32 ग्राम होगा तो इसका आणविक आयतन कितना होगा, आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा 22.4 लीटर। कैसे होगा, देखिए आपको पता है कि घनत्व सिंपली होता है कि घनत्व जो होता है वह होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। हमें आयतन पूछा है तो क्या हम आयतन को यहाँ ला सकते हैं, हमें आयतन निकालने के पूछ रहा है तो घनत्व के जगह पे आयतन लाइए। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे में घनत्व, क्योंकि यहाँ चला जाएगा घनत्व और यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला आयतन और यहाँ कहाँ आ जाएगा घनत्व। तो आयतन जो होगा द्रव्यमान बटे में घनत्व, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ, कितना द्रव्यमान है और इसमें क्या, देखिए आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 32 ग्राम, तो 32 ग्राम लिख लीजिए। और घनत्व कितना दिया है 1.429, तो लिख लीजिए। ऊपर क्या है
ऊपर है 32 और यहाँ पे है 1249, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, 1429 है, 1429 32 ग्राम, तो यहाँ पे लिख लीजिए 32 ग्राम और 1429 और यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के कारण ऊपर 3 जीरो चले जाएंगे और जब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 22.4 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर। तो कुछ नहीं करना था, आपको सूत्र पे बैठा के इसको सॉल्व कर लेना था कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 22.4 लीटर हो जाएगा। 11 नंबर, 1 बिलियन में 320 ग्राम मात्रा है, 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान में प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए कि क्या होगा। गणना बताइए क्या होगा 11 नंबर का। 11 नंबर का आंसर कीजिए क्या होगा। आंसर कीजिए जल्दी से। 320 ग्राम की मात्रा में 47 ग्राम लवण है, तो द्रव्यमान के प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए, कितना होगा। तो चलिए देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है सांद्रता का, तो बस कुछ मत कीजिए, 47 रखिए ऊपर और 320 प्लस 47 को जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 47 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 367 और परसेंटेज के लिए इसको से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ भी सबसे गुणा करना था। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 12.8, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.8%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक रूपों में क्या हो, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिससे कि भौतिक गुण भिन्न लेकिन जो रासायनिक गुण है वह समान होते हैं, यह कहलाते हैं श्रृंखलन, अल्काइन, अल्केन या अपरूपता। बताइए कि 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं लेकिन उसका जो रासायनिक गुण है क्या है, समान है, उसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, अपरूपता कहते हैं, अल्काइन कहते हैं या अल्केन कहते हैं। बताइए क्या होगा। आंसर कीजिए 12 का जल्दी से और शेयर भी कीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए उसको लाइक भी कर दीजिए। चलिए, अगर इसका आंसर की बात कहा जाए कि 2 जब तत्व होंगे 2 या अधिक रूप में पाए जाएंगे, तो जो उसका रूप होगा अलग अलग होगा लेकिन रासायनिक गुण समान होगा, उसको अपरूपता या एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये सब सारे के सारे क्या हैं, उनके अपरूप हैं। रासायनिक गुण सबका कार्बन ही है लेकिन उनका रूप क्या है, अलग अलग है, तो इसका क्या कहेंगे, अपरूपता होगा। अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड में अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या होगा। आपको इसका आणविक द्रव्यमान बताना है। SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, बताइए। SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा बताइए। 6.4U, 6.5U कि 64U, 65U, बताइए। आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, अगर 13 नंबर के आंसर की बात कहा जाए तो यह क्या हो जाएगा, 64U, क्योंकि S है और O2 है। अब पूछता है कि आणविक द्रव्यमान कहा जाता है कि किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान वह यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। मतलब कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32, और ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, लेकिन 2 गो है तो 16 दूना के भी क्या होंगे, 32, तो 32 कितना हो गए, 64, तो इसका कितना होगा, 64U होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 तत्वों का नाम से जाना जाएगा। मतलब कि किसका यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहा है, पोटेशियम का, सोडियम का, रेडॉन का, मैग्नीशियम का। बताइए किसका दिखा रहा है। बताइए
एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्वों का नाम है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या रेडॉन। तो यह सबसे इजी क्वेश्चन है। अब सब लोगों को पता है कि अगर पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 और सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11, और रेडॉन का बताइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो यहाँ से आप क्या करिए, निकाल के बताइए रेडॉन का क्या होगा। चलिए इसका अगर देखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो किसका होगा 12 का, क्योंकि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 करेंगे तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगले बढ़िए कि आधुनिक आवर्त सारणी में है 9 समूह, 8 समूह, 18 समूह या 28 समूह, बताइए क्या होगा। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा। देखिए इसके आंसर की अगर बात कहा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18 समूह, 7 आवर्त और 18 समूह है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। चलिए एथेन के प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंद होते हैं। एथेन के जो एथेन होंगे उसके प्रत्येक कार्बन परमाणु यानी कि प्रत्येक कार्बन से कितने परमाणु बंधे होते हैं बताइए, 4, 1, 3 या 5। आंसर कीजिए 16 का कितने होंगे, 1, 4, 3 या 5। कि जो एथेन होते हैं, एथेन के कार्बन परमाणु से कितने, एथेन में जो कार्बन होते हैं उसके प्रत्येक कार्बन से कितने जुड़े होते हैं बताइए। अगर आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर होगा 4। एथेन क्या है तो पहले तो समझ लेते हैं कि यह एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप के लिए होता है CnH2n+2 होता है। और एथेन की अगर बात कहा जाए तो एथेन का सूत्र होगा C2, क्योंकि मीथेन इथेन होता है ना, तो इथेन का उसमें कार्बन 2, जब कार्बन 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। तो कहेंगे कि C2H6 होता है। कितना होता है C2H6, मतलब कि कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। आपसे पूछा है कि प्रत्येक कार्बन से, जब आपका कार्बन 2 होगा और कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड और 6 हाइड्रोजन है तो अरेंज कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ पे। इसको भी इसी तरह अरेंज कीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। आपसे पूछा क्वेश्चन क्या था कि जो प्रत्येक कार्बन है कितने अणु से जुड़े हैं, तो गिनिए 1, 2, 3 और एक कार्बन के साथ जुड़े हैं तो कितना हुआ 4। तो कहेंगे कि प्रत्येक कार्बन जो एथेन है उसके प्रत्येक कार्बन कितने अणु से जुड़े हैं, तो वह जुड़े हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हाँ, एथेन में अगर बंध की अगर बात करता ना कि कैसा बंध पाया जाता है तो कहते हैं एकल बंध पाया जाता है, क्योंकि एल्केन समूह का है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। और यह कैसा कार्बन होता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक कार्बन से कितने परमाणु जुड़े होते हैं, प्रत्येक कार्बन से कितने परमाणु 4। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का आपको सूत्र बताना है कि एथेनॉल का सूत्र क्या होगा। बताइए एथेनॉल का सूत्र, कि एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी से। एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, CH5OH, C2H6OH, CH3CH2OH2, C2H5OH। बताइए एथेनॉल का सूत्र क्या होगा। एथेनॉल, देखिए अगर इसका आंसर की बात कहा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
एथेनॉल है एल्कोहल समूह से है। एल्कोहल समूह का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+1, क्या CnH2n+1OH, यह क्या है? एल्कोहल समूह का क्या है? सूत्र है। अब आपको इथेनॉल है तो जो इथेनॉल होता है मीथेन, इथेन, इथेन के लिए कार्बन के परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे। और हाइड्रोजन जब कार्बन के 2 होंगे तो 2 दूना के 4, एक कितना हो जाएगा? 5, और OH तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H5OH, क्योंकि एथेनॉल जो होता है, एल्कोहल समूह जो होता है, एल्कली समूह में क्या होता है, जब कहा जाता है कि एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसमें OH को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है? एल्कोहल समूह बन जाता है। और इथेनॉल क्या होगा? क्योंकि इथेन में 2 कार्बन के क्योंकि मीथेन होता तो 1, इथेन तो 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, तो इथेन है इथेनॉल समूह में, तो कार्बन जब 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन होना चाहिए 5 और उसके साथ OH जुड़ा होना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में होता है, यानी कि जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। आपको बताइए कि कौन ऐसा अंग दिखाई दे रहा है? कोशिकांग है मतलब कि कोशिका में जो अंग पाए जाते हैं जो कि सिर्फ जंतु में ही पाए जाते हैं, वह पादप में नहीं होता। लाइसोसोम, गोल्जिकाय बॉडी, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। कौन होगा 18 नंबर का? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जिकाय बॉडी या राइबोसोम? बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, अगर आंसर की बात कहा जाए तो कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु में होता है? वे होता है लाइसोसोम। कौन सा होता है? लाइसोसोम। जबकि सेंट्रोसोम, गोल्जिकाय बॉडी और राइबोसोम जो होता है वे पशु कोशिका और जंतु कोशिका में भी होता है। अच्छा, देख लेते हैं कौन कौन से जो ऐसे हैं जो कि दोनों में पाए जाते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यह क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल, मतलब कि आपकी कोशिका जो है इसको काट के, यह जंतु कोशिका है। यह किसका कोशिका है? तो जंतु का कोशिका है। और यह जो है पादप की कोशिका है। और इसमें आपको दिखा रहा है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि इसमें हैं। तो देखिए, अगर कहा जाए सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, तो देखिए कोशिका झिल्ली मतलब कि कोशिका झिल्ली पादप में भी पाया जाता है तो जंतु में, जंतु और पादप दोनों में सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जबकि सेल वाल जो है, सेल वाल सिर्फ जो है मतलब कि जो कोशिका भित्ति होती है वह पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो कहेंगे कि सेल वाल जो है वह किस में पाया गया? तो कोशिका भित्ति में पाया गया, मतलब कि जंतु कोशिका में। बाकी देखिए, अब रहा बात अगले, देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है सिर्फ इसमें ही दिखाई दे रहा है जंतु कोशिका में, जबकि यह जो है इसमें दिखाई नहीं देगा। कहीं भी आप देखिएगा तो लाइसोसोम कहीं दिखाई नहीं देगा। तो कहेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। उसी प्रकार लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं। अब देखिए, फिर है सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम, और इसमें भी सेंट्रोसोम आपको दिखाई देगा। देखिए यह सेंट्रोसोम है और यह भी क्या है? सेंट्रोसोम है। मतलब कि सेंट्रोसोम दोनों में क्या है? समान है। तो सेंट्रोसोम दोनों में समान है। साइटोप्लाज्मा क्या है? साइटोप्लाज्मा। यहाँ पे साइटोप्लाज्मा है, देखिए यहाँ पर भी क्या है? साइटोप्लाज्मा है। मतलब कि साइटोप्लाज्मा भी समान है। यहाँ पे देखिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है चिकनी और एक होता है खुरदुरी। तो जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए ये भी खुरदुरी है। और यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ प्लान जो है वो भी है। मतलब कि इसमें भी अंतःप्रद्रव जालिका, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंतःप्रद्रव जालिका, एक होता है खुरदुरी और एक होता है चिकनी। तो दोनों में पाया जाता है, इसमें भी पाया गया तो इसमें भी क्या होया? पाया गया।
अब देखिए यहाँ पर भी राइबोसोम है तो यहाँ पर भी राइबोसोम है, यहाँ पे भी गोल्गी का बॉडी है तो यहाँ पर भी क्या है, गोल्गी का बॉडी है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए रिक्तियाँ हैं और यहाँ पे भी क्या है, रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, केंद्रक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी केंद्रक है, यहाँ पर भी क्या है, केंद्रक है। यह है केंद्र और यह क्या है, केंद्रक, और यह क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें भी कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली होता है तो इसमें भी क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होता है। लेकिन देखिए क्या नहीं मिला, तो यह है क्लोरोप्लास्ट। देखिए अलग अलग जो नहीं मिला उसको एक बार, जैसे कि यह है क्या नहीं मिला, तो एक था लाइसोसोम और इसमें क्या था, सेल वॉल, दोगो, और यह क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन क्या नहीं मिला, तो जंतु में लाइसोसोम पाया जाता है लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप में कोशिका भित्ति सेल वाल पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि इसमें सेल वाल और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो कहेंगे कि जो जंतु में लाइसोसोम होता है वह लाइसोसोम सिर्फ नहीं पाया जाता है, बाद बाकी सभी पाए जाते हैं। और जो जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्या, यह दोनों जो है जंतु में नहीं पाए जाते। कौन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल और क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोग एक बार ध्यान में रखेंगे कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में और क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि कौन है जो कि कोशिकांग केवल पशु में पाया जाता है, तो लाइसोसोम, जबकि सेंट्रोसोम, गोल्गी का बॉडी, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये सारे के सारे दोनों में क्या है, कॉमन होते हैं, जबकि लाइसोसोम जो होता है वह जंतु में पाया जाता है लेकिन पादप में नहीं। पादप में कुछ जैसे कि कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट इत्यादि जो हैं पादप में ही पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान, पूरा जैविकी, वर्गीकरण या पूरा वनस्पति शास्त्र। बताइए कि जीवाश्मों के जो अध्ययन होते हैं उसको क्या कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान, पूरा जैविकी, वर्गीकरण या पूरा वनस्पति शास्त्र। तो सबको पता है कि जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्मिकी विज्ञान या क्या कहा जाता है, जीवाश्मिकी विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान या इसी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बनाइए कि आपको बताना है कि जो मुंह की परत होती है, मुंह की परत बनी होती है किससे। जो मुंह की परत होती है किससे मिलकर बनी होती है। घनकार उपकल, जिसे इंग्लिश में क्यूबाइडल एपिथेलियम, या स्यूडोस्ट्रोटिफाइड स्तंभाकार उपोकल, पपड़ीदार उपोकल या एस्कोवेमाउस एपिथेलियम, या स्तंभाकार उपोकल कोलोमनार एपिथेलियम। बताइए किससे मिलेगा कि मुंह की जो परत होती है 20 नंबर का, मुंह का जो परत होता है वह किससे मिलकर बना होता है। आंसर कीजिए 20 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी से। 20 नंबर का आंसर कीजिए किसका होगा। घनबखार उपोकल यानी क्यूबाइडल एपिथेलियम, या स्यूडोस्ट्रोफाइडा स्तंभाकार उपोकल, या पपड़ीदार उपोकल, या एस्कोवेमाउस एपिथेलियम। बताइए किसका होगा। तो चलिए देखिए, अगर इसका राइट आंसर की अगर बात कहा जाए तो जो 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपड़ीदार उपोकल या एस्कोमाउस एपिथेलियम, एस्कोमाउस एपिथेलियम। अच्छा, इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात कहा जाए जो जंतु उत्तक है, क्या जो जंतु उत्तक होता है, जंतु उत्तक में अगर जब पार्ट बांटा जाता है, जंतु उत्तक को जब डिवाइड किया जाता है जंतु उत्तक को, तो एक होता है उपोकल उत्तक या एपिथेलियम उत्तक, उपोकल या एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम उत्तक। और दूसरा होता है संयोजी उत्तक, दूसरा होता है संयोजी उत्तक। तीसरा होता है पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। और चौथा होता है तंत्रिका उत्तक। कौन होता है? तंत्रिका उत्तक। आज हम लोग उपोकल या एपिथेलियम उत्तक की अगर बात कहा जाए तो फिर क्या होता है, एपिथेलियम उत्तक के जो प्रकार बांटे गए हैं उसको क्या करना है, समझना है। यानी जंतु उत्तक को 4 भागों में, उपोकल उत्तक या एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। अब क्या होता है कि जो उपोकल उत्तक होता है, जो एपिथेलियम या उपोकल उत्तक होता है, उसको कुछ इतने भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए कौन कौन से। तो एक होता है सालकी या सालकब। क्या होता है? सालकी या सालकब, या इसी को सालकी या सालकब, या इसी को बोला जाता है एस्कोमैस। जो आया एस्कोमैस पपड़ीदार जो आया है, जो आपका जो आंसर हुआ है वो देखिए जो आया ना यहाँ पे, पपड़ीदार उपोकल या एस्कवेमाउस एपिथेलियम, इसी को कहा जाता है। देखिए यह जो सालकी या सालकब है या एस्केमाउस या पपड़ीदार है, यह क्या होता है? सालकी या सालकब में क्या होता है, यह उपोकल उत्तक की, अगर पहले उपोकल उत्तक को समझ लेते हैं। उपोकल उत्तक या एपिथेलियम उत्तक को कहा जाता है कि यह अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की यह भीतरी स्तर होती है। मतलब कि एपिथेलियम उत्तक जो होता है, जो आपके अंग है उसके बाहरी जो पतली परत होता है वह एपिथेलियम उत्तक होते हैं। और जो आपके आंतरिक अंग है, जैसे कि आपका यह शरीर दिखाई दे रहा है, यह शरीर का जो बाहरी पतली परत है वह एपिथेलियम उत्तक होता है। उसके साथ साथ जो आपके अंदर का जो अंग है, जैसे कि आमाशय है, फेफड़ा है, किडनी, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे के सारे जो अंग हैं वह भी एपिथेलियम उत्तक के ही बने होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें प्रकार बांट दिए गए हैं। जो पहला प्रकार होता है सालकी या सालकब, सालकी या सालकब जो होता है, या इसी को एस्केमाउस एपिथेलियम बोला जाता है। एस्कोमाउस एपिथेलियम को यह आपका क्या करता है, लंग्स, मतलब कि सालकी या सालकब जो एपिथेलियम है, इसकी कोशिका जो होती चपटी, देख रहे हैं यह कोशिका कैसी दिखाई दे रही है, चपटी आकार की दिखाई दे रही है। तो इसकी कोशिका चपटी होती है। और पूछता है कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे मुख्य बात यही पूछता है कि जो एस्कोमाउस है या सालकी या सालकब, तीनों हिंदियों में कभी लिखता है सालकी या सालकब या एस्कोमाउस या पपड़ीदार, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके जो मुख गुहा है, जो आपका यह मुख गुहा दिखाई दे रहा है, मुख गुहा में पहला देखिए, ये जो आपकी बाहरी त्वचा है, जो पपड़ीदार बाहरी त्वचा होता है, वह एस्कोमैस एपिथेलियम से, यह आपका जो बाहरी त्वचा, जो शरीर की बाहरी त्वचा है, वह एस्कोमैस एपिथेलियम से ही बना है क्योंकि पपड़ीदार है। उसके साथ साथ यह जो माउथ होता है, जो मुंह में आपका है, जो माउथ मुख गुहा है, मुख गुहा में आपका जो जीभ बना है वो भी इसी का बना है। मुख गुहा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, आपका शरीर के ऊपरी भाग में मुख गुहा और जीभ में, तो लिखिए आपके शरीर के पतली परत के रूप में, उसके साथ साथ आपके मुख में, मुख गुहा में, और उसके बाद यह आपके मुख गुहा में जीभ है तो कहेंगे जीभा में। फिर जो ग्रास नली और आहार नली है, देखिए ग्रास नली जो रहा,
ट्रैंकिया नहीं, जो ग्रास नली आ रहा है और जो आहार नाल है, तो यह ग्रास नाली और आहार नली, तो यह जो आपका ग्रास नली है या जो आहार नली है, आहार नली में सब में यही पाया जाता है। उसके साथ साथ आपकी रक्तवाहिनियां में, किसमें, रक्तवाहिनियां में, रक्तवाहिनियां कहेगा उसमें भी। उसके साथ साथ यह जो आपका फेफड़ा दिखाई रहा है उसमें, फेफड़ा में, किसमें, फेफड़ा में इत्यादि में यह क्या होता है, पाया जाता है। आपको कहे कि साल्की या सालकब या एस्के माउस एपिथेलियम या पपड़ीदार, यह जो है आपका कहाँ पाया जाता है, शरीर की पतली परत पर, रक्तवाहिनियों में, मुख गुहा में, जीवा में, ग्रसनी में, फेफड़ा में और आहार नाल में, ये सब क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जबकि घनाकार या क्यूबाइडल जो होते हैं, घनाकार या क्यूबाइडल जो होते हैं आपके मुख्यतः यह किडनी के बने, जो किडनी होता है क्यूबाइडल या घनाकार जो होता है, कौन, क्यूबाइडल या घनाकार जो होता है, यह मुख्यतः आपका जो किडनी होता है वहाँ पे यह पाए जाते हैं। तो पूछे कि आपका किडनी, जो किडनी होता है, आपसे पूछे कि जो किडनी है, किडनी में कैसा, तो जो किडनी है उसमें क्यूबाइडल पाया जाता है। किडनी में कहेगा तो कैसा, क्यूबाइडल होता है। तो आपसे पूछे कि किडनी में कौन सा, तो क्यूबाइडल या घनाकार तक होता है, क्यूबाइडल या घनाकार एपिथेलियम होता है। जबकि स्तंभाकार की अगर बात कहा जाए, स्तंभाकार या कैलुमिनर की अगर बात कहा जाए, तो यह आपके आहार नाल जहाँ अवशोषण होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे पाया जाता है। जो स्तंभाकार होता है वह कहाँ पाया जाता है, स्तंभाकार या छोटी आंतों में, जहाँ भोजन का पाचन होता है, छोटी आंतों में, मतलब कि जहाँ भोजन का पाचन की कार्य होती है वहाँ पे आपका स्तंभाकार आता है। ठीक है, आहार नाल के वैसा भाग जहाँ अवशोषण होता है, जैसे कि छोटी आंत, वहाँ पे आपको स्तंभाकार देखने को मिलता है। और यह जो है आपको देखने को मिलेगा एसियोफिगस, ठीक है, तो जो फेफड़ा उपड़ा होता है वहाँ पे। तो ये सारे के सारे प्रकार हैं। एक बार वीडियो के रोक कर और इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तब पर भी हो जाएगा। तो एक बार इसको क्या करिए, यहाँ से ऐसे रख लीजिए और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को देख लीजिएगा तो सही रूप से याद भी हो जाए, क्योंकि एपिथेलियम से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा है। तो आपसे पूछा था कि बताइए, आपको बताना था, क्या बताना था कि जो मुंह की परत है, लीजिए मुंह की परत है, तो मुंह की परत का है, मुख गुहा का है, जीभ का है, शरीर की बाहरी परत का है, आहार नलिका का है, ग्रास नलिका का है, फेफड़ा का है, सब के सब क्या, पपड़ीदार उपोकल या एस्कोमाउस एपिथेलियम या साल्की या सालकब, या इसी को क्या बोला जाता है, साल्की या सालकब एपिथेलियम उत्तक। तो इसका क्या होगा, साल्की या सालकब उत्तक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, किस प्रकार के पुनर्जनन, बताना है कि किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता लाती है। अगर आपको बताना है कि किस प्रकार के जनन होगा जो अधिक विविधता ला सकता है, किस प्रकार के जनन में आपकी अधिक विविधता लाया जा सकता है, बीजांड द्वारा जनन, पुनर्जनन, लैंगिक जनन या मुकुलन, बताइए कैसे लाया जा सकता है। किस प्रकार के पुनर्जनन में अधिक विविधता लाया जा सकता है, आंसर कीजिए जल्दी। तो अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो किस प्रकार के पुनर्जनन में अधिक विविधता लाया जा सकता है, तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें अधिक विविधता देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो जनन होता है दो अलग अलग लोगों से होता है, मतलब कि मेल और फीमेल दो होते हैं और उनके क्रोमोसोम में अंतर के कारण क्या होता है, विविधता होता रहता है। तो सबसे अधिक विविधता जो होता है लैंगिक जनन में देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है किसमें, मुकुलन के द्वारा किसमें प्रजनन हो सकता है, बताइए। लबास्टार में, स्टारफिश में, हाइड्रा में या केचुआ में, बताइए किसमें होता है।
मुकुलन के द्वारा किसमें प्रजनन होता है? मुकुलन के द्वारा किसमें प्रजनन होता है? आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर कीजिए। अगर इसके आंसर की बात कहा जाए तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन हाइड्रा का, हाइड्रा और ईस्ट का प्रजनन कैसे होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। तो देख लेते हैं कि हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रा बॉडी, मतलब कि आपको बताना है कि कैसे जो हाइड्रा उसमें प्रजनन होता है। मुकुलन की विधि तो बता दिए कि मुकुलन विधि के द्वारा होता है। देखिए, यह जो है इसका जनक है। पहले जो हाइड्रा था कुछ इस प्रकार था, यह इसके पेरेंट हाइड्रा है, मतलब कि यह इसके पिता है। मतलब कि जो मूल हाइड्रा है कुछ इस रूप में होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से ब्रूडिंग के रूप में निकलना स्टार्ट होता है, और यहाँ से जब निकलना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, विकसित होने लगता है। और विकसित होने के बाद यह खुद का, देखिए पहले यहाँ पे बना, पहले यहाँ पर इसका केंद्रक था, और उसके बाद धीरे धीरे जब यह बढ़ता चला गया तो बनने के बाद इसका भी का केंद्र यहाँ बनने लगा। जब यहाँ पे यह केंद्रक बन गया तो यह न्यू वुड तैयार हो गया, मतलब कि नया जो है तैयार हो गया हाइड्रा। जब नया हाइड्रा तैयार हो जाता है तो यह कोशिका क्या करता है? इसको अपने से तोड़ के अलग हो जाता है। तो पहले यह एक ही केंद्रक था, धीरे धीरे विकसित होता है, इसको पेरेंट हाइड्रा, डेवलपिंग वुड हो रहा है, मतलब कि यह क्या हो रहा है? निकल रहा है, फिर न्यू के रूप में, और फिर क्या होता है? न्यू हाइड्रा बन जाता है। तो यह क्या था? आपसे पूछ रहा था कि किसमें मुकुलन, मतलब कि हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा और ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा ही क्या होती है? प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शंस होता है। इसलिए मुकुलन में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तु को सहने में सक्षम है, यानी कि क्षमता रखता है। तो इससे पता चलता है कि वह संभवतः किसका बना है? एंडोस्पर्म का, एंडोस्पोर्स का, एंडोटॉक्सिन्स का, एक चौड़ी पेंक्टीडाइग्लिकिन दीवार का, या एंडोजीनस बॉड्स का? बताइए किसका बना होता है? आंसर किसे जल्दी से? एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी और शुष्कता, विषैली रासायनिक वस्तु को सहने में क्षमता रखता है, तो यह किसके कारण से होता है? बताइए। तो अगर इसकी आंसर की बात कहा जाए तो यह होता है एंडोस्पोर्स का। किसके कारण से? एंडोस्पोर्स के कारण से क्या होता है? जब, क्योंकि एंडोस्पोर्स बताता है, एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर होता है, मतलब कि यह प्रजनन नहीं करता है, गैर कठोर होता है, संरचना होता है जो कुछ बैक्टीरिया से निर्मित होता है। मतलब कि जो एंडोस्पोर्स होता है यह कुछ ही बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थिति है उससे बचाना। तो ये कुछ ही जीवाणुओं में विकसित होता है, और इसका कार्य है कि जो प्रतिकूल स्थिति है, जैसे कि अधिक शुष्कता होना, माने अत्यधिक गर्मी होना, और विषैली रासायनिक वस्तु भी होने, क्योंकि उसके लिए विषम परिस्थिति है, तब भी छल क्या होता है? सहता है। किसके कारण से? एंडोस्पोर्स के कारण से। आप लोग को दिमाग में यह आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं पढ़े होंगे पेप्टिडाइग्लिकन दीवार, तो कहता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिक डाइग्लिकन है उसका बनाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडाइग्लिकन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बी क्या होता? अगर जीवाणु की कोशिका भित्ति खाली पूछा होता कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता, तो हो जाता पेप्टिडाइग्लिकन। लेकिन यह पूछा है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है, उसके अनुकूल नहीं होता है, तब एक निर्माण करता है, उसको एंडोस्पोर्स कहा जाता है। 24 नंबर आइए। दो अस्थियों को एक दूसरे से किसी अन्य संयोजन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? बताइए कि उसको क्या कहते हैं? स्नायु, उपस्थि, या आधात्री, या पेशीय? क्या कहा जाता है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। दो अस्थि, मतलब कि अस्थि से अस्थि के जोड़ के पूछ रहा है, तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट या स्नायु बंध कहा जाता है, या स्नायु
बंद कहा जाता है। तो यहाँ पे स्नायु है तो स्नायु बंद मारेंगे, जबकि अस्थि से मांसपेशी को कहता है तो क्या होता है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंटस, जबकि अस्थि से मांसपेशी को टेंडन बोला जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस अंग में वृद्धि, मतलब कि किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धनात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, ऋणात्मक धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन या ऋणात्मक अनुवर्तन। अंग की वृद्धि कर रहा है या गति कर रहा है जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। पौधे में बताना है किसी ओर उद्दीपक हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? धनात्मक अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, ऋणात्मक बताइए, आपको बताना है धनात्मक अनुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कि ऋणात्मक अनुवर्तन। तो आपसे पूछा है कि किसी अंग के वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर हो तो यह प्रक्रिया धनात्मक अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश की ओर होता तो प्रकाश की ओर आगे की ओर बढ़ता तो धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन होता, और प्रकाश से विपरीत जो जाता है, जैसे पृथ्वी के जल की ओर जाता है तो जल अनुवर्तन। ये सारे के सारे क्या हैं? तो आपसे कुछ पूछा था कि अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर हो रहा है तो उसको धनात्मक अनुवर्तन कहेंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यह क्या था? लास्ट क्वेश्चन था इस सेशंस का। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद सेशंस को खत्म करते हैं। तो यह क्या था? हम लोग का साइंस का यह 7वां सेट था, जो सुपर 25 जो क्वेश्चंस होते हैं, सुपर 25 जो क्वेश्चन होते हैं, सुपर 25 का यह 7वां सेट था, जो कि हर रोज़ रात्रि 9 बजे जुड़ते हैं हम लोग। और जितने भी लोग जुड़ते हैं सभी लोग जुड़िए। और आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर टाइप करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि कैसा सेशंस लगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। जब वीडियो ख़त्म हो जाता है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, जुड़ने के लिए डी एजुकेशन से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यक्ति इस चैनल पे नया हो उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और जब भी आप लोग जुड़िए अपने साथ कुछ दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो लोग भी टेस्ट का आनंद ले सकें। तो चलिए, डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।